हेलो एवरीवन, दिल्ली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम आरआई का 2022 का पेपर करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो देखेंगे। जैसे हमें पता है कि आरआई 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है लैंग्वेज, फिर हमारा टीचिंग एप्ट, फिर है रीजनिंग। तो आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम सिर्फ लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश और टीचिंग एप्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए करते हैं इसकी प्रैक्टिस। और इसी तरीके के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में आए हैं या किस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे कहाँ विजिट करना है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, ये लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ लॉगिन पे क्लिक करिए। अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो पहले यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद जब आप इस पेज पे आएंगे, आप लॉगिन कर सकते हैं अपना ईमेल पासवर्ड डाल के। जैसे ही आप इसे लॉगिन करेंगे, वहां पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। इन ऑप्शंस में पहले आपको जाना है व्यू ऑल मॉक टेस्ट पे। व्यू ऑल मॉक टेस्ट पे जाएंगे तो देखिए बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। टीचिंग ऐप का अपने आप में एक पूरा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें फिलहाल 17 क्विजेस हैं और जल्दी इसमें 20-25 क्विजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से बाकी सारे मॉक टेस्ट भी इसमें है और बीएड एंट्रेंस के भी, जैसे डीयू का है या फिर सीयूईटी का है। बहुत सारे बीएड के एंट्रेंस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट यहाँ अवेलेबल है। हमारा जो मकसद है वो आरआई का, तो हम सेकंड पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेकंड पेज पे क्लिक करेंगे, वहां पे भी हमें बहुत सारे मॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से हम आरआई पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने आरआई पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला पेपर होगा वो आपका फ्री होगा। यहाँ पे सारे आपको टेक एग्जाम के ऑप्शंस दिख रहे हैं, क्योंकि ये वाला कोर्स मैंने खरीद रखा है, परचेज किया हुआ है, इसलिए परचेज करने के बाद सारे मॉक्स आपके इस तरीके से विजिबल होंगे। आप न्यू रजिस्ट्रार हैं तो आपको यहाँ पे पहले बाय करना होगा, बाय का ऑप्शन मिलेगा। बाय करने के बाद आपको इस तरीके से बाकी के पेपर्स मॉक्स देखने को मिलेंगे। देखिए, अभी यहाँ पे आपके पास एक पीवाईक्यू है जो 2022 का, इसकी प्रैक्टिस अभी हम करने वाले हैं। इसी के साथ आपको और 11 मॉक्स आपको आरआई के मिल जाएंगे। इन सभी की प्रैक्टिस करके आप आरआई की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू का 2022 का पेपर देखते हैं कि कैसा ही पेपर दिया गया है। ये पेपर आपको फ्री मिलेगा। अगर आपको मॉक नहीं भी खरीदना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2022 का जो मॉक हमारी वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आरआई में पूछे जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं। और आपको पेपर खरीदना है या फिर आपको मॉक की प्रैक्टिस करनी है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने उसे टेक एग्जाम पे क्लिक किया, मैं एक बार फिर दिखाती हूँ। जैसे मैंने टेक एग्जाम पे क्लिक किया, ये वाला पेज आपके पास ओपन होगा। इस पे क्लिक हियर टू शो इंस्ट्रक्शन, क्लिक दिस पेज। आपने जैसे इसे क्लिक किया, आपके पास ये नया पेज आया। आप ये सारा पढ़ सकते हैं। ये सारा का सारा इंस्ट्रक्शन ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा वहां पे भी जब आप पेपर दे रहे होंगे, ताकि कोई गलती आपके एग्जाम में ना हो। फिर आप क्लिक करिएगा ये वाला पॉइंट जिसमें है कि आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, देन यू कैन स्टार्ट योर एग्जाम। जैसे आप एग्जाम स्टार्ट करते हैं, आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में जिस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। बेसिकली क्या है कि किस तरह का पेपर रहेगा आरआई का, भले ही आपका ऑफलाइन मोड में पेपर होता है, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी के जो एंट्रेंसेस हैं, चाहे सीयूटी हो, डीयू हो, बीएचयू हो, सारे आपके ऑनलाइन मोड में पेपर होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऑनलाइन में इसे अटेम्प्ट करिएगा, ताकि आपकी बाकी एंट्रेंसेस की भी, अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस देंगे तो वहां की भी प्रैक्टिस आपकी हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये जो आपको पैसेज दिया गया है, इसी पैसेज के साथ आपके आगे आने वाले 5 क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड हैं। और आरआई में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपके 3 से 4 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पैसेज बेस्ड होंगे। तो ये आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और उसके अकॉर्डिंगली आंसर करेगा। तो पहले हम एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं। ध्यान से हम पैसेज पढ़ेंगे, उसका फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके ऑप्शंस पढ़ेंगे। देन जो हमें क्वेश्चन करेक्ट लगेगा उसको हम मार्क करेंगे। तो सबसे पहले पैसेज में क्या कहा गया है? इन मैटर्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ साइंस, आई विल स्पीक ऑफ थिंग्स विच आर रिलेटिवली ईजी फॉर यंग पीपल but difficult for older persons to understand. This is because young people possess the quality that in general diminishes with years, the quality of imagination. देखिए, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। इस क्वेश्चन को ये पैसेज आपको पूरा पढ़ना है। पैसेज पढ़ के ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और फिर उसके ऑप्शंस फाइंड करने हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज द क्वालिटी ऑफ इमेजिनेशन पोजेस्ड मोर बाय यंग पीपल? तो इसका क्या आंसर अभी हमने देखा? इसका आंसर हमने देखा है कि जो ये क्वालिटी है डिमिनिश हो जाती है विद ईयर्स। जैसे जैसे ये उम्र बढ़ती जाती है तो ये क्वालिटी, इमेजिनेशन की क्वालिटी लोगों की डिमिनिश होती जाती है।
तो आप क्या कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर पैसेज पढ़िए, क्योंकि क्या होगा इससे क्वेश्चन में जो कीवर्ड होगा उसके बेसिस पे आपको आंसर मिल जाएगा पैसेज में। जैसे कि क्या कीवर्ड था, इमेजिनेशन पोजेस्ड मोर बाय यंग पीपल। यंग पीपल के द्वारा ही इमेजिनेशन क्यों होती है, उनके पास ही ये पावर क्यों होती है, क्वालिटी क्यों होती है, क्योंकि इन जनरल डिमिनिशेस विद ईयर, पोजेस ए क्वालिटी दैट इन जनरल डिमिनिशेस विद ईयर, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ इमेजिनेशन है बढ़ती उम्र के साथ कम होती जाती है, तो इसलिए ये यंग पीपल के पास ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ओल्डर पीपल हैव रिजिड एटीट्यूड, यंग पीपल आर मोर इंटेलिजेंट, और सी ऑप्शन कह रहा है इट इज क्वालिटी दैट डिक्रीजेस विद ईयर। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको पैसेज अटेम्प्ट करना है पेपर में। देखिए पैसेज आपका इजी रहेगा, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया व्हाट शुड बी द टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज का टाइटल जानने के लिए हमें पूरा पैसेज पढ़ना होगा। तो जैसे कि हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, तो इसके आगे हम पढ़ते हैं, इमेजिनेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस एंड नेचुरली इंडोर्ड टू यंग पीपल। फॉर द लास्ट 3 centuries the findings of science have made a marked impact upon society, but people on the whole have not understood just how the world has been affected. इस पैसेज को समझने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, वीडियो को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, पैसेज को अच्छे से पढ़ सकते हैं, फिर उसके बेसिस पे आप पैसेज का क्या टाइटल होना चाहिए वो निकाल सकते हैं। पहले आप खुद इस पैसेज को पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, और फिर जो आपको माइंड में क्वेश्चन या पॉइंट क्लिक करता है कि हाँ ये इसका पैसेज का आंसर होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, फिर वो मार्क करिएगा। From the time of Newton, people began to realize that through technology, which is based upon the findings of science, substantial comforts and profits could be gained. And more from the time of Pasteur, people also started realizing that through the application of science to medicine, they might be able to live longer, as many fatal diseases could be controlled and health facilities could increase. As years went by, technological materialism was developed, demands for new technological knowledge became greater and greater. More and more people became scientists and technologists. In the failure of its ignorance, humanity accepted science and technology as its benefactor, seldom questioning, seldom asking where it was heading. So title क्या हुआ? टाइटल बेसिकली इसका हुआ कि इम्पैक्ट ऑफ साइंस क्या है, क्योंकि ये जो पूरा पैसेज है साइंस के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से साइंस में डेवलपमेंट आकर हम उसको यूज कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं या उसका इफेक्ट देख रहे हैं। तो इसका टाइटल का क्या हमें मेन जीस्ट या मेन टाइटल देखने को मिला कि साइंस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि साइंस को किस तरीके से हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका क्या असर हमारी लाइफ पे पड़ रहा है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन भी पैसेज बेस्ड है, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द एक्सप्रेशन टेक्नोलॉजिकल मटेरियलिज्म। टेक्नोलॉजी मटेरियलिज्म का जो एक्सप्रेशन है, बेस्ट एक्सप्रेशन मतलब इसका मीनिंग सबसे अच्छा कौन सा स्टेटमेंट हमें बता रहा है। टेक्नोलॉजी एंड मटेरियलिज्म आर क्लोजली इंटरलिंक्ड. Technology has played major role for material prosperity. All material comfort are due to science and technology. Or advancement of technology has made mankind more materialistic. देखिए इसका आंसर कौन सा बेस्ट लग रहा है, टेक्नोलॉजिकल मटेरियलिज्म। इसका मतलब हुआ है कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे मटेरियलाइज्ड हो रही है, लोगों को मटेरियल बना रही है। तो क्या इसका ऑप्शन ज्यादा बेस्ट रहेगा, इसका ऑप्शन बेस्ट रहेगा कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज मेड मैनकाइंड मोर मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक यानी कि चीजों के ऊपर हम डिपेंड होना ज्यादा शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द पैसेज। पैसेज में से इन चारों में से किसकी बात नहीं की गई है। पीपल हैव नॉट रियलाइज्ड हाउ द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय साइंस। देखिए इसका तो डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, हाउ द वर्ल्ड हैज बीन अफेक्टेड, दिस इज गिवन इन आवर पैराग्राफ नंबर 1. The use of modern gadgets has increased in modern time. मॉडर्न टाइम में गैजेट्स का यूज बढ़ गया है, ये वाला जो पॉइंट है इसका यूज या इसका जिक्र पूरे पैसेज में कहीं पे भी नहीं किया गया है। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन है, एक बार देख लेते हैं क्या है, मोर एंड मोर पीपल हैव बिकम साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए इसका डायरेक्टली यहाँ पे हमारे को साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजीज इसके बारे में सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन में दिया गया है। ये टेक्नोलॉजी ऑफर्स बोथ कंफर्ट्स एंड प्रॉफिट्स टू मैनकाइंड, और ये भी हमारे को इस पैसेज में दिया गया है। देखिए ये सब सेकंड पैराग्राफ है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, सब्सटेंशियल कंफर्ट एंड प्रॉफिट, ये डायरेक्टली हमारे को सेंटेंस में दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें कहा गया है कि गैजेट्स की बात की गई है और पूरे पैसेज में गैजेट्स की बात कहीं पे भी नहीं की गई है। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया विच करेक्टली एक्सप्लेन्स द वर्ड सब्सटेंशियल यूज इन पैसेज। पैसेज में जो सब्सटेंशियल यूज हुआ गया है किया गया है, देखिए सेकंड पैसेज का ये जो वर्ड है सब्सटेंशियल कंफर्ट एंड प्रॉफिट, इसका क्या मीनिंग है। इसका तो हम डायरेक्टली मीनिंग देखेंगे, डायरेक्टली इसका मीनिंग है कंसिडरेबल।
तो इसके तरह के क्वेश्चन जो आएंगे कि वर्ड का सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके जो क्वेश्चंस होंगे इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर ये पैसेज में से आता है तो आपको कम्प्रीहेंड करना पड़ेगा कि पैसेज में किस सेंस में यूज किया गया है, या फिर डायरेक्टली जैसे ये क्वेश्चन दिया गया इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सा याद करना होगा या फिर इसको यूज करके देखना होगा कि किस तरीके से इस वर्ड का मीनिंग निकल रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि अपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड डिमिनिश, डिमिनिश का क्या मीनिंग यहाँ पे अपोजिट है, डिमिनिश मतलब कम होना। तो इन चारों में से कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग इंक्रीज होता है, बढ़ना होता है, तो इंक्रीज इज करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है कि ब्रेक द बैंक, ये जो आइडियम दिया गया है इसका क्या मीनिंग है। टू रोब अ बैंक, बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, बाय समथिंग आफ्टर लॉट ऑफ बार्गेन, और एंटर अ बैंक फोर्सफुली। क्या इसका करेक्ट वर्ड है, क्या इसका करेक्ट मीनिंग है। इसका करेक्ट मीनिंग है बीइंग वेरी एक्सपेंसिव। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ एंड ऑर्डर इज इन जेओपार्डी व्हेन देयर इज अनरेस्ट। अनरेस्ट इज कंप्लीट वर्ड क्योंकि यहाँ पे हमें प्रीफिक्स लगाना था, तो अनरेस्ट इज अ वर्ड। एनरेस्ट, इमरेस्ट, डिस्ट्रेस्ट ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, अनरेस्ट होता है जब लोग अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल कर लेते हैं, तो अनरेस्ट इज करेक्ट वर्ड। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें प्लूरल फॉर्म लगाना है इस क्वेश्चन में। देयर आर 5 डियर। देखो डियर का प्लूरल डियर ही रहता है, डियर्स डियर्स डियरस कुछ भी नहीं होता, तो डियर का प्लूरल डियर ही होता है। इसी तरह के क्वेश्चंस अगर पेपर में आते हैं कि आपको प्लूरल बताना है, सिंगुलर बताना है, तो उसके लिए आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने होंगे कि कौन से वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल होता है और कौन से वर्ड्स हैं जिसका नहीं होता है। तो ये चीज आपको थोड़ा याद करनी होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि करेक्ट वर्ड, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। कैन द गर्ल काउंट ऑन हर ड्रेसेस। देखिए यहाँ पे हमारे को जो वर्ड है ना कीवर्ड, उसके बेसिस पे हमें आंसर फाइंड करना है। हर मदर काउंट्स ऑन मनी, द चिल्ड्रन काउंट ऑन द अबैकस, कैन आई काउंट ऑन यू टू कीप माई सीक्रेट। काउंट के बेसिकली दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है गिनना, जैसे पैसे गिनना या बैकस पे काउंटिंग करना या फिंगर्स पे काउंटिंग करना, एक तो हो गया काउंटिंग, गिनना। दूसरा होता है डिपेंड करना। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है, वो दी करेक्ट है, जिसका मतलब है कि क्या मैं अपना सीक्रेट तुम है तो मैं बता सकता हूँ, क्या मैं तुम पे निर्भर रह सकता हूँ कि मैं अपना सीक्रेट बताऊँ, तुम सीक्रेट रखो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरीके से 11th क्वेश्चन है, देखिए ये भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है इसको भी हम ध्यान से पढ़ते हैं, क्या कहा गया इसमें। ट्रू, इट इज अ फंक्शन ऑफ एन आर्मी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन abnormal times. But in normal times, there is another force that compels citizens to obey the laws and to act with due regards to the rights of others. The force also protects the lives of the properties of law-abiding men. Laws are made to secure personal safety of its subject, to prevent murder and crimes of violence. They are made to secure the property of citizens against theft and damage, to protect the right of communities and castes to carry out their customs and ceremonies, so long as they do not conflict with the right of others. Now the citizens of now the good citizens of his own free will, they obey these laws, and he takes care that everything he does is done with due regard to the rights and well-being of others. But the better citizen is only restrained from breaking these rules by fear of consequences of action, and the necessary steps to compel the bad citizens are taken by force. The supreme control of law and order in the state is in hands of minister, who is responsible to the state assembly and acts through the inspector general of police. सो ये पूरा पैसेज था। इस तरीके से आपको मैंने तो थोड़ा स्पीडली पढ़ा है और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मे भी ना समझ आए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को पॉज करिए, इसे आराम से पढ़िए और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पढ़ के आंसर करिए। तो क्या कहा गया क्वेश्चन में, कहा गया एक्सप्रेशन कस्टम्स एंड सेरेमनीज मीन्स। कस्टम एंड सेरेमनी मतलब क्या होता है। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन अगर आपने पैसेज नहीं भी पढ़ा फिर भी इसका आंसर आप लगा सकते हैं। क्या होता है इसका मीनिंग, रिलीजियस राइट्स या प्रैक्टिसेस। जो कस्टम्स होते हैं क्या होते हैं, वो हमारे रिलीजियस बेस्ड होते हैं, तो रिलीजियस राइट्स जो है वो कस्टम्स या सेरेमनीज कहलाते हैं। Again, the same question, you have to find the suitable title for the passage. What could be the passage? What could be the title for the passage? The option 1 says function of the army, 2 says laws and people's rights, 3 says functions of the police, और 4 says none of these. देखिए वैसे तो नन ऑफ दिस भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन जो मेन आइडिया इसमें दिया गया है वो फंक्शन ऑफ पुलिस, तो फंक्शंस ऑफ पुलिस जो है इसका मेन आंसर होगा, मेन टाइटल होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि रिस्ट्रेंट मीनिंग टू द वर्ड, अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का आपको अपोजिट निकालना है। रिस्ट्रेंट मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, तो इसका अपोजिट क्या होगा,
प्रमोट, इंट्रोड्यूट या एक्सेलरेट करना, इसका आंसर हुआ एक्सेलरेट करना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मेन थ्रस्ट ऑफ द पैसेज। मेन थ्रस्ट मतलब होगा मेन आइडिया, मतलब इसमें किस चीज की बात की गई है, क्या मेन आइडिया दिया गया है। इट डील्स विद द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्मी इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, नहीं, ये हमें जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है, लेकिन ये आर्मी के द्वारा कंट्रोल नहीं हो रहा, ये पुलिस के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाली बात है। इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ पुलिस एज सुपीरियर टू द आर्मी, टू दैट ऑफ आर्मी। क्या पुलिस का रोल सुपीरियर है आर्मी से, इस बारे में बात कर रहा है, नहीं। इट डिस्कस द रोल ऑफ आर्मी एंड द पुलिस इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, कि अलग अलग सर्कमस्टांसेस में आर्मी और पुलिस का क्या रोल रहता है, ये उसकी बात कर रहा है। इट पॉइंट्स आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर एंड द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है। जी, ये बात तो कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कि मिनिस्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आईजीपी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये जो मेन आइडिया दे रहा है कि आर्मी और पुलिस का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, कहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इस बारे में बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि किस तरीके से आर्मी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती है और किस सिचुएशन में पुलिस कंट्रोल करती है, उसकी बात कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज इम्प्लाइज, जो लास्ट पैसेज है वो किस बारे में बात कर रहा है। लास्ट पैसेज क्या है, द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट इज इन द हैंड ऑफ मिनिस्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट असेंबली एंड एक्ट्स टू द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये सेंटेंस किस बारे में बात कर रहा है, द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज द सोल अथॉरिटी इन मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सोल मतलब ओनली, तो नहीं, सिर्फ पुलिस की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इसमें मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ आती है। In every state, maintenance of public peace is under overall control of responsible minister. क्या इसका ओवरऑल कंट्रोल जो है वो मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी ऐसा नहीं है। मिनिस्टर एंड रिस्पॉन्सिबल स्टेट असेंबली एक्सरसाइज डायरेक्ट अथॉरिटी इन मैटर्स pertaining टू लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिनिस्टर है, मिनिस्टर और स्टेट असेंबली है वो डायरेक्टली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। या फिर द इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट असेंबली फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। क्या जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो स्टेट असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है तो देखिए यहाँ पे बात दोनों की हो रही है, चाहे मिनिस्टर की कर लें या पुलिस की कर लें। तो मिनिस्टर है जो सुप्रीम पावर रखता है, सुप्रीम कंट्रोल रखता है, जो आईजीपी को कंट्रोल यानी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को कंट्रोल करता है। तो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो ये जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिनिस्टर की और स्टेट असेंबली की, कि वो किस तरीके से पीस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलते हैं। क्वेश्चन क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सीधा सीधा पूछा गया टेकन अ बैक, ये जो फ्रेज है इसका क्या मीनिंग होता है, टेक अ बैक सीट या गोइंग बैक या डिस्कंसर्टेड या डिस्ट्रेंटल। तो इसका मीनिंग होता है डिस्कंसर्टेड। टेकन अ बैक मतलब होता है कि पीछे हटना, तो इस तरीके से ये जो डिस्कंसर्टेड है इसका 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 मीनिंग है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया एन आइडियम एन आर्म एंड अ लेग। एन आर्म एंड अ लेग मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होना, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया वेरी स्लो एंड इनएक्टिव। इसका हमें करेक्ट मीनिंग बताना है कि वेरी स्लो एंड इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्सपीडियस, वॉल्टिंग, स्लगिश या एक्सलरेटेड। तो स्लगिश है जिसका मीनिंग होता है वेरी स्लो एंड इनएक्टिव। स्लगिश मतलब होता है कि बहुत धीरे धीरे या इनएक्टिव या सुस्त होकर चलना। सो स्लगिश इज करेक्ट आंसर। इसी तरीके से जो क्वेश्चन 19 है उसमें कहा गया कि हमें चारों को इस तरीके से अरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो जो ये PQRS चार सेंटेंसेस देखे हैं किस तरीके से अरेंज किया जाए। शी टर्न्ड ओवर a newspaper, she glanced at a picture on the back page, but before she did so, which was lying on the table. So what could be the first statement? She turned over a newspaper which was lying on the table, but before she did so, she glanced at the picture on the back. तो क्या करेक्ट सीक्वेंस हुआ, PSRQ। PSRQ इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि माय फादर रिजेक्टेड माय रिक्वेस्ट टू गेट मी अ बाइक। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका करेक्ट पैसिव क्या होगा, आई वॉज रिजेक्टेड अलोंग विद माई रिक्वेस्ट टू गेट मी अ बाइक बाय माई फादर। माई रिक्वेस्ट फॉर अ बाइक वॉज रिजेक्टेड बाय माई फादर। माई रिक्वेस्ट टू गेट अ बाइक फॉर मी वॉज रिजेक्टेड। माई रिक्वेस्ट वॉज रिजेक्टेड बाय माई फादर। देखिए पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। सिंपल बेसिक आइडिया जो है इसका वो। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, माई रिक्वेस्ट टू गेट मी अ बाइक।
was rejected by my father, इसका जो पैसिव फॉर्म होगा वो ये होगा। लेकिन जो इसमें पैसिव फॉर्म दिया गया है वो बी ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इसमें भले ही इन्होंने टू गेट मी अ बाइक को फॉर अ बाइक चेंज कर दिया, लेकिन जो ये बाय माय फादर है ये करेक्टली लिखा गया है। माई रिक्वेस्ट फॉर बाइक was rejected by my father। मतलब अगर सिंपल सेंटेंस दिया गया उसकी करेक्ट फॉर्म अगर पैसिव निकालनी तो पैसिव में आना जरूरी है। तो क्वेश्चन क्लियर हुए? ये सारे तो वो क्वेश्चंस थे जो हमारे लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। तो देखा आपने किस तरह के क्वेश्चंस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। आपके फ्रेजेस के बेस पे, आपके एंटोनिम, सिनोनिम, पैसेज के बेस पे, फिल इन द ब्लैंक्स है या अपोजिट है या फिर आपके प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, इन सब के बेस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चंस आपने ये भी नोटिस किया होगा बहुत सिंपल थे, पैसेज बहुत सिंपल था। तो अगर आपकी बेसिक कमांड है, मतलब कि आपने 10th तक का पढ़ा हुआ है इंग्लिश में, तो आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट नहीं होगा। बस डिफिकल्टी कहाँ होगी? एंटोनिम, सिनोनिम में। उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहां आपको 10 से 11 मॉक मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो सफिशियंट रहेगा आरआई के एग्जाम के लिए। तो ये तो लैंग्वेज की बात हुई। चलिए एक बार हम टीचिंग ऐप के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, क्या क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? While using social media as a teaching tool, the teacher should have awareness about। अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं टीचिंग एज अ टीचिंग टूल, सोशल मीडिया क्या हुआ? ये ट्विटर हो गया आपका, या इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया है। तो आपको किस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए? सोशल सिक्योरिटी की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, फिजिकल सिक्योरिटी की, या साइबर सिक्योरिटी की? तो ये जो साइबर सिक्योरिटी है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप मीडिया की बात कर रहे हैं तो मीडिया का लिंक होगा साइबरिटी से, तो साइबर सिक्योरिटी होना जरूरी है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। अगर टीचिंग एड यूज कर रहे हो तो इसका जस्टिफिकेशन आप कैसे दे सकते हैं? अगर बाय अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लास, बच्चों का ध्यान आकर्षित करके, या इनडिसिप्लिन कोई प्रॉब्लम को मिनिमाइज करके, या ऑप्टिमाइजिंग द लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसका आउटकम क्या आ रहा है उसे ऑप्टिमाइज करके, या इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। जो आप करवाना चाह रहे हो बच्चों के एंगेजमेंट को, भागीदारी को बढ़ा के, एंगेजमेंट बढ़ा के। तो जी देखिए, अगर हम टीचिंग एड की बात कर रहे हैं तो हमारा मेन मकसद रहता है कि बच्चा क्लास में इन्वॉल्व हो, एक्टिव पार्टिसिपेट करे। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। वैसे देखा जाए तो हमारे चारों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हर बार आपको अगर चारों ऑप्शन, दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन करेक्ट लग रहे होंगे तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट फाइंड करना है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है आपका एंगेजमेंट। बच्चों का जितना ज्यादा एंगेजमेंट होगा उतना ही उनका टेंशन बना रहेगा, उतना ही डिसिप्लिन कम रहेगा और बच्चों का आउटकम भी बना रहेगा। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहा गया डिक्टेशन इज यूजफुल फॉर। सबको पता है बचपन से किया, डिक्टेशन किसके लिए यूजफुल होती है? स्पेलिंग इंप्रूव करने के लिए। सीधा सा आंसर, इजी आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि अगर स्टूडेंट्स आपकी क्लास में अटेंटिव नहीं है तो टीचर को क्या करना चाहिए? इग्नोर द बिहेवियर, आप उनके व्यवहार को इग्नोर करेंगे, स्टॉप टीचिंग, पढ़ाना बंद कर देंगे, या फिर बच्चों को क्लास से बाहर जाने के लिए कहेंगे, या चेंज द टीचिंग मेथड, या आप अपना मेथड चेंज करेंगे। अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो आप उनका बिहेवियर इग्नोर करते हो, या फिर बच्चों को बाहर निकालते हो, या पढ़ाना बंद करते हो। लेकिन ये चीज आपकी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बच्चे का वहां टेंशन नहीं बनेगा, ना बच्चा पढ़ पाएगा। बच्चों का अटेंशन बनाने के लिए आपको अपना मेथड चेंज करना होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ टीचर। टीचर का ग्रेटर स्ट्रेंथ क्या है, मतलब सबसे अच्छी ताकत है, शक्ति है, क्या है? फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट टीचिंग, टीचिंग में आप हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे, एग्जाम्पल सेट करेंगे, विलिंगनेस टू पुट एग्जाम्पशन टू द टेस्ट, टेस्ट में आप एग्जाम्पशंस पुट करना पसंद करेंगे, प्रेफर करेंगे, या फिर एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स, आप गलतियां बच्चों की एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए इन चारों में से कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। देखिए इसके ऑप्शंस आपको 1 2 3 2 3 1 2 3 4 इस तरीके से दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए इसमें जो कहा गया है आपका सेटिंग एग्जाम्पल्स, या फिर फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, विलिंगनेस टू पुट एग्जाम्पशन टू द टेस्ट, और एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? अगर आप अपने टीचर की स्ट्रेंथ की बात करें तो टीचर को एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेटिंग एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल भी सेट करो, सेकंड भी करेक्ट है। विलिंगनेस टू पुट एग्जाम्पशन टू द टेस्ट, यानी कि आप टेस्ट ले दो, आप ये assume करो कि बच्चा 100% करेगा, तो क्या ये assumption होनी चाहिए? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? थर्ड ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। तो फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग होगा, और एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स, यानी बच्चा गलतियां करेगा, कुछ नई चीज सीख रहा है, तो इसका मतलब क्या? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हुए? 1 2 एंड 4। 1 2 अगर 1 2 एंड 4 आपके करेक्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका ए ऑप्शन करेक्ट है।
और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आते हैं, तो आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन समझ आ गए तो आपके लिए पेपर करना इजी होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है एजुकेशन बीइंग इन कॉन्करेंट लिस्ट। अगर आपकी एजुकेशन है कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, इसका मतलब क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, 3 लिस्ट, जिसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करते हैं कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होगी, कौन सी सेंट्रल की होगी, कौन सी दोनों की होगी। तो कॉन्करेंट लिस्ट है जो वो एक्टिविटीज है जो वो काम बताता है जो स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। तो कॉन्करेंट लिस्ट मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का पार्ट है, दोनों का हिस्सा है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसी तरीके से आपको कहा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में कि राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था। सीधा सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एक्ट याद करना है कि कब आया था। ये आया था आपका 2005 में। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आ जाते हैं कि कौन सा एक्ट कब आया, कौन सी पॉलिसी कब आई, तो उसके लिए आपको याद करनी होगी सारी पॉलिसीज या फिर एक्ट्स। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मॉक में भी मिल जाएंगे। अगर आपको ये देखना है कि कौन कौन से एक्ट्स हमें याद करने हैं, तो मॉक की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वहां से आपको काफी सारे एक्ट्स पता चलते जाएंगे। अगर आपको ये है कि मॉक की प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो कुछ ऐसे एक्ट्स जो एजुकेशन से रिलेटेड है उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, और उनका कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कौन सा चेयरपर्सन था, किस पर्पज से एस्टेब्लिश किया गया, इन सबको नोट डाउन करके याद कर लीजिए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किसने बनाया था। जी हाँ, नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने, यानी कि जो हमारे अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च किया था। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटेट अमंग स्टूडेंट्स बाय। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये बच्चों में किस तरीके से फैसिलिटेट हो सकती है। सॉल्विंग सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, अगर सेम टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, वो सिर्फ रेक्टिफिकेशन है कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो। लेकिन बच्चों में ये एबिलिटीज डेवलप नहीं हो पाएगी, तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हुआ। इसी तरीके से रोट मेमोराइजेशन को एनकरेज करके, बिल्कुल नहीं। अगर आप बच्चे को ये कह रहे हो कि वो कोई फॉर्मूला है, कोई कंसेप्ट आप बच्चे को कह रहे हो कि वो रट ले, याद कर ले, तो उससे भी कोई फायदा नहीं है कि वो किसी भी तरीके से उसको एनकरेज किया जाए। फिर है एनकरेज करना बच्चों को मल्टीपल सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए, ये बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चे को आप एनकरेज करो कि वो अलग अलग आंसर्स या अलग अलग सॉल्यूशंस उस चीज के ढूंढे। नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि रॉन्ग है, जिसमें कहा गया कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को लिखना ना, इसका भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं तो आप बच्चे को एनकरेज करें कि वो अलग अलग आइडियाज, अलग अलग सॉल्यूशन उस चीज के निकाले। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है इन कम्युनिकेशन मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ मैसेज। अगर हम कोई मैसेज रिसीव कर रहे हैं तो मेजर बैरियर क्या रहेगा? ऑडियंस का एटीट्यूड कैसा है, या ऑडियंस की नॉलेज कैसी है, ऑडियंस का एजुकेशन लेवल कैसा है, या ऑडियंस का बैकग्राउंड कैसा है। इन चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? देखिए अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन 1 2 2 3 करके। तो एक बार फिर देखते हैं कि मेजर बैरियर क्या रहेगा, कि ऑडियंस का एटीट्यूड कैसा है। अगर ऑडियंस सुनना नहीं चाहते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। ऑडियंस की नॉलेज कैसी है, मान लीजिए आप कोई टेक्नोलॉजिकल टूल की बात करें लेकिन नॉलेज नहीं है किसी भी पर्सन को उस बारे में, तो वो नहीं समझ पाएगा। ऑडियंस का एजुकेशन लेवल कैसा है, अगर आप 5th क्लास के बच्चे से 12th क्लास के क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, क्या उसे समझ आएंगे? नहीं, वो उसे नहीं समझ पाएगा। ऑडियंस का बैकग्राउंड कैसा है, ऑडियंस का बैकग्राउंड इन द सेंस अगर कोई व्यक्ति वो पंजाबी में है लेकिन आप उसे उर्दू में बात करें, उन्हें नहीं समझ आ रही तो नहीं समझ आएगा। तो बैकग्राउंड पे भी चीज डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चारों ही एजुकेशन बैरियर में हिंडर करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ आया? इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है इररेलेवेंट एग्जाम्पल इन टीचिंग लीड्स थ्रू। अगर हम बेकार की या कोई ऐसे एग्जाम्पल दे जो हमारे कॉन्सेप्ट से अपना हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो क्या होगा? उससे कंफ्यूजन होगा, या बच्चों को समझ नहीं आएगा, या दोनों ही होगा, या कुछ भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली अगर कोई ऐसे एग्जाम्पल दिया जा रहा है जो बच्चों को नहीं समझ आ रहा है या वो हमारे कॉन्टेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो बच्चों को कंफ्यूजन भी होगी और उन्हें समझ भी नहीं आएगा। सो ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा गया सीआई का। सीआई का अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हम डायरेक्टली देखते हैं कि सीएआई का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। सीएआई का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। बेसिकली ये क्या है, सीएआई हमारा एक एब्रिविएशन है जिसमें हमें बताना है कि सीआई का कंप्लीट फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस ना आपको कई सारे मिल जाएंगे पेपर में। तो किस तरीके के स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपसे ये पूछ लेते हैं, किस तरीके के फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं, उनको जानने के लिए आपको क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, या फिर आप जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके काफी पूछे जाते हैं पेपर में।
अभी आपको इसी पेपर में एक दो और देखने को मिलेंगे। जैसे कि नेक्स्ट है जिसमें कहा गया वाइल स्टडिंग यूजिंग अ लैम्प द लाइट शुड फॉल। अगर आप लैंप यूज करके पढ़े तो लाइट कहाँ पड़नी चाहिए? रीडर के फेस पे, रीडर की कमर पे, या फिर बुक पे जो वो बुक पढ़ रही हैं, या फिर कहीं पे भी रूम में पढ़े। तो ऑब्वियसली अगर लैंप्स का यूज किया जा रहा है पढ़ते वक्त तो वो लैंप की लाइट उस पेज पे पड़नी चाहिए जो पेज रीडर पढ़ रहा है। बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में और आप किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नोन एज। अगर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो लाइब्रेरीज है उसका नेटवर्क कनेक्शन बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, यानी इंटरनेट वगैरह के यूज से, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इनफ्लिपनेट कहते हैं। इनफ्लिपनेट। इनफ्लिपनेट क्या होगा? एक ऐसा सोर्स, ये एक ऐसा इक्विपमेंट जिससे हम लाइब्रेरीज को इंटरनेट के जरिए देख सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, जो लाइब्रेरी को एक मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार करने का काम करता है। ये होता है इनफ्लिपनेट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे मैंने आपसे कहा कि आपको काफी एब्रिविएशन के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो एक क्वेश्चन ये रहा। निष्ठा क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका? निष्ठा का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, कि किस तरीके से स्कूल हेड्स का और टीचर्स का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, ये किस तरीके से किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बात होती है। तो बेसिकली क्या है? नेशनल इनिशिएटिव कि किस तरीके से इनिशिएट किया गया है स्कूल हेड्स के टीचर्स के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में बात करता है। और ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है मूक का प्लेटफॉर्म। मूक एक ऑनलाइन सोर्स है जहां से हमारे वेरियस कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो ये जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से हम ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा हमारा ऑनलाइन कोर्स का या मूक का प्लेटफॉर्म नहीं है? नेटटेल, या फिर स्वयं, या फिर एडेक्स, या फिर एनडीएल। देखिए एनडीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मूक प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब कि किस तरीके से हम ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं वो एनडीएल के जरिए नहीं करवाया जाता। बाकी ऐसे चैनल से या बाकी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम नॉलेज गेन सकते हैं बाय इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं ये सारे, या इनसे हम ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हैं। लेकिन जो एनडीएल है वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये मूक का प्लेटफॉर्म, मूक प्लेटफॉर्म इसे प्रोवाइड नहीं करता। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग इज अप्रोप्रिएट एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पे हम इन कौन से इस जो मेथड्स में दिए गए हैं इनमें से किसको यूज कर सकते हैं? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। देखिए ये भी आपका वो 1 to 3 इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन सा मेथड है जो हम सेकेंडरी लेवल पे यूज कर सकते हैं? तो बेसिकली सेकेंडरी लेवल पे हम ये सारे ही मेथड यूज कर सकते हैं या करते भी हैं। जैसे कई बार लेक्चर मेथड यूज करते हैं, कई बार डिस्कशन भी हो जाता है, कई बार प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, कई बार प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है। तो इन शॉर्ट क्या बात हुई? इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसका यूज किया जा सकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। मतलब कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको कोई भी कंप्यूटर का सिस्टम चेक करना है कि वो कंप्यूटर कहाँ पे है या किस तरीके से यूज हो रहा है, तो आप कैसे यूजर आइडेंटिफाई करेंगे? बाय ईमेल एड्रेस, बाय होम एड्रेस, बाय आईपी एड्रेस, या फिर EMIE। हम बेसिकली इसे एड्रेस आईपी एड्रेस के जरिए आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आईपी एड्रेस का यूज करके हम कोई भी कंप्यूटर है कहाँ पर है, किस तरीके से यूज हो रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? ये जो चार ऑप्शन देखे इन चारों में से कौन सा ऐसा सेट है जो अफेक्टिव डोमेन में आता है? अफेक्टिव डोमेन बेसिकली हमारी फीलिंग से रिलेटेड है कि हम किस तरीके से फील कर रहे हैं, हैप्पी हैं, सैड है, या परेशान है, दुखी हैं। तो ये जो हमारे इमोशंस होते हैं वो अफेक्टिव डोमेन में आते हैं। तो इन चारों में से वो कौन सा हमारा सेट है जो अफेक्टिव डोमेन में आएगा? एंजाइटी, वोकैबुलरी, एक्सप्रेशन पावर, या फिर रीजनिंग। तो ऑब्वियसली एंजाइटी जो है वो हमारी फीलिंग है कि हम बहुत चिंता में हैं, बहुत परेशानी में हैं, तो ये अफेक्टिव डोमेन में आएगा। बाकी सारे हमारे कॉग्निटिव डोमेन में आएंगे। कॉग्निटिव डोमेन यानी कि जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, यानी जो सोचने समझने की क्षमता है, वो हमारी सारी कॉग्निटिव डोमेन में आती है। राइट, क्लियर? देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का टॉपिक है। वैसे भी काफी सारे टॉपिक्स जो मैंने क्वेश्चन अभी करवाए हैं, सारे टॉपिक्स आपके जो टीचिंग ऐप का प्लेलिस्ट है वहाँ पे कवर किए गए हैं।
तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके वो सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर आप जो मॉक्स दिए गए हैं उन्हें आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी टीचिंग आपके, और आरआई में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके भी आपको आइडिया मिल जाएगा बाय डूइंग मॉक्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है। देखिए रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है, जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे ने उसे समझा, किस तरीके से उसे इंटरप्रेट किया, किस तरह से रियल लाइफ में इसे यूज किया, अगर कोई मिसकंसेप्शन से रहा आपने उसे रेक्टिफाई किया। तो आपने एक चीज देखी, ये जो आपने करवाया वो क्या है, वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है कि बच्चे ने कैसे उसे समझा है, किस तरीके से उसे आपने रेक्टिफाई करवाया, वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग इसमें से क्या है, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, जिसमें आप साइक्लिक प्रोसेस होता है सोचना कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, मतलब कि जो आपने पढ़ाया बच्चे ने उसे किस तरीके से सोचा, अगर उसने कुछ सोचा है वो गलत सोच लिया है या गलत समझ लिया है उसे आप सही कराते हैं। तो इसलिए ये साइक्लिक प्रोसेस होता है कि पहले पढ़ाया, बच्चे ने समझा, कुछ गलत समझा तो आप उसे रेक्टिफाई करवाया, और ये साइकिल चलता रहता है। तो इसलिए ये साइक्लिक प्रोसेस है पढ़ाने का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। इस तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है एजुकेशन में। बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है, जब आप अलग अलग डिसिप्लिन को कनेक्ट करके लिंक करके बच्चों को पढ़ाते हैं। अलग अलग डिसिप्लिन मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप बच्चों को मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं या आप साइंस पढ़ा रहे हैं या फिर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कोई टॉपिक ऐसा होता है जो आपस में लिंक हो जाता है। जैसे साइंस और ज्योग्राफी काफी लिंक हो जाता है, इसी तरीके से मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स है वो काफी लिंक हो जाता है। तो जब आप, या फिर लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो हर सब्जेक्ट में आ रहा है क्योंकि बिना लैंग्वेज के आप नहीं पढ़ा सकते। तो इस तरीके से जब आप एक लैंग्वेज को या एक सब्जेक्ट को यूज करके अलग अलग सब्जेक्ट्स में लिंक करते हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है, टीचिंग वन सब्जेक्ट एट वन टाइम, बिल्कुल नहीं, अभी मैंने क्या कहा, अलग सब्जेक्ट्स को लिंक करना। तो ऑप्शन वन रॉन्ग हुआ। इसी तरीके से ऑप्शन बी क्या है, टीचिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाना, ये भी गलत। क्योंकि मैंने कहा है कि मैंने अभी ये समझाया है कि किस तरीके से हम एक ही सब्जेक्ट को लिंक करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक सब्जेक्ट पे काफी सारे सब्जेक्ट्स, एक टाइम पे काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। इसी तरीके से ब्रेकिंग बाउंड्रीज बिटवीन सब्जेक्ट वाइल टीचिंग, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, कि किस तरीके से हम पढ़ाते या पढ़ते वक्त अलग अलग विषयों की बाउंड्रीज को, सीमाओं को लांघ कर हम इन्हें पढ़ते हैं ये समझते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हुआ हमारा, करेक्ट हुआ। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, अलाउइंग अलाउइंग फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हम यहाँ चूज नहीं करते, हम कनेक्ट करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी रॉन्ग हुआ। राइट, क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया PSSCIV, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, अगेन ये समझने वाली चीज नहीं है, ये आपको लर्न करने वाली चीज है। तो लर्न करने के लिए हम डायरेक्टली इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि हमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं, हमें बताने चारों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। टीचर्स कैन टीच, ये तो करेक्ट है, ये टीचर्स पढ़ाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कैन बी टॉट, बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, ये भी होता है क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। स्टूडेंट्स कैन लर्न, बच्चे याद कर सकते हैं, बच्चे सीख सकते हैं, ये भी है क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चे याद करते हैं या बच्चे सीखते हैं। तो 3 भी करेक्ट है। टीचर्स कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न, टीचर्स बच्चों को लर्न करने में हेल्प कर सकती है, ये भी करेक्ट है क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को लर्न करने में भी हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हुए। राइट, क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कब शुरू हुआ। देखिए दो कंसेप्ट यहाँ पे आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि कब ये बनकर तैयार हुआ। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसे हम RT एक्ट भी कहते हैं, ये हमारा बना तो था 4 अगस्त 2009 को, इसलिए इसलिए हम इसे RT 2009 कहते हैं। लेकिन ये कमेंस कब हुआ था, मतलब ये लागू कब किया गया था, कब पारित किया गया था, ये शुरू हुआ था, ये पारित हुआ था 1 अप्रैल 2010 में, यानी 1 अप्रैल को इसे कमेंस किया गया था, शुरू किया गया था। ये 2009 में बन के तो तैयार हो गया था, लेकिन इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2010 में हुई थी। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंगली आंसर करना। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम सबको पता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। ये एक वेब ब्राउजर है जिसपे हम जाकर सर्च कर सकते हैं जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि वाईफाई की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। बहुत ईजी है, सबको पता है। अगर नहीं भी पता तो थोड़ा याद करने वाला कंसेप्ट है, याद कर लेंगे कि वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इजी, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, बचपन से पढ़ते आए हैं, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग पर्पस के लिए किस तरह के कंप्यूटर में चाहिए, एनालॉग, डिजिटल या हाइब्रिड। हाइब्रिड, तो हाइब्रिड क्या हुआ, हाइब्रिड हमारा हो गया एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन, यानी कि हम इसमें दोनों कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। तो एनालॉग और डिजिटल को यूज करके हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है और इसका यूज स्कूल्स में किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मूव क्या है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपका आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। कई बार ये हमें कंफ्यूज भी कर देता है कि क्या कौन सा इसका करेक्ट है, या कौन सा इसका करेक्ट नहीं है। कि जैसे इसमें हमें मूक दिया गया तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, देखो दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ओपन और ऑनलाइन में। इन्होंने वर्ड्स को क्या करते हैं, इंटरचेंज, जिससे ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बन गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना कि फुल फॉर्म क्या है मूव की, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ना कि मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया साइकोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन, यानी जब हम वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, शोर, नॉइज, प्रिजुडिस, प्रायर नॉलेज या फिर पुअर एक्सप्रेशन। तो देखिए प्रिजुडिस इसका साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। प्रिजुडिस मतलब क्या होगा कि आपने किसी टॉपिक पे किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं पहले अवधारणा बना ली कि वो क्या है, कैसा है, किस तरीके से बात करेगा। तो जब आपके मन में पहले से पहले अवधारणा बन जाती है तो आप उसे जनरली बात करना प्रेफर नहीं करते हैं, या बहुत ज्यादा बात करना प्रेफर करते हैं, या आप उसके ताल से ताल मिला के बात करना प्रेफर करते हैं। तो वो होता है साइकोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये तो हुआ हमारा सारा टीचिंग ऐप का सेट। टीचिंग ऐप के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो है रीजनिंग के क्वेश्चंस। रीजनिंग के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, किस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको इन्हीं क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस करनी है तो आप फ्रीली वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे आप अपने मॉक को बाय करके वो मॉक की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे टीचिंग ऐप के मॉक्स भी मिल जाएंगे, उन टीचिंग ऐप्स के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।